वेलकम एंड जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। क्या आप भी NDA 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं? अगर ऐसा है तो मेरे को ये चीज़ मालूम है कि इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो बच्चों को सबसे मेजर डाउट हो जाता है कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ और इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। तो आज का हमारा ये टॉक शो NDA 2025 एग्जाम पर चर्चा एक खास इनिशिएटिव है टीम सेंचुरियन का, ताकि वो सभी स्टूडेंट्स जो NDA एग्जाम को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 12th बोर्ड्स में है या फिर अपने फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में है, इंग्लिश सब्जेक्ट में किन खास बात का ध्यान रखना है, किन टिप्स को लेकर चलना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उन सभी एस्पेक्ट्स पर हम डीप में चर्चा करेंगे आज टीम सेंचुरियन के इंग्लिश फैकल्टी मेंबर्स के साथ में। तो आइए फटाफट से इंट्रोडक्शन हो जाए हमारे पैनल का और आपके वो सभी कॉमन डाउट्स आज मैं आपके लिए पूछने वाली हूँ इस टॉक शो में। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल दी पैनल मेंबर्स। तो हमारे साथ हैं आदित्य सर जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे साथ में है नवीन बाजपेयी सर इंग्लिश फैकल्टी एंड हमारे साथ हैं RP यादव सर इंग्लिश फैकल्टी। सो वेरी वार्म वेलकम डियर टीचर्स। और मैं शुरू करना चाहती हूँ आदित्य सर के साथ में। सर, जब हम इंग्लिश सिलेबस की बात करते हैं NDA एग्जाम में तो सिलेबस में बहुत सारा डाइवर्सिटी होता है। अगर इन शॉर्ट आप बच्चों को क्लासीफाई कर पाए कि क्या क्या मेजर पोर्शंस हैं जो इस एग्जाम में उन्हें कवर करने होते हैं और प्रोपोजंस क्या रहते हैं? श्योर मैम, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनका सिलेबस किस तरह से आना है। और UPSC का पैटर्न अभी अगर हम कंपेयर करें तो थोड़े थोड़े चेंजेस भी होते जा रहे हैं। तो सिलेबस के साथ साथ उनको एक डायनेमिज्म भी अपने अंदर डेवलप करना चाहिए कि अगर कभी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 10 सिनोनिम्स की जगह 5 सिनोनिम्स आ जाते हैं, तो इसे हम बहुत मेजर चेंज नहीं कहेंगे, जस्ट क्वेश्चन के पूछने का तरीका बदला है। तो अगर इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो है ग्रामर, वोकैबलरी एंड रीडिंग स्किल्स, तीनों ही सेक्शंस आते हैं। पहले वोकैबलरी और ग्रामर रहता था, रीडिंग सेक्शन कम रहता था, लेकिन पिछले ईयर से रीडिंग सेक्शन भी इन्वॉल्व हो गया है। सो इंग्लिश लैंग्वेज की जो इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं ग्रामर, वोकैबलरी एंड रीडिंग स्किल्स, सो मैं कह सकता हूँ कि NDA एग्ज़ाम में तीनों ही सेक्शंस इक्वल टू CDS एग्ज़ाम, जिस तरह CDS में आता था वैसे अब आने लगा है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 50 हैं, जिसमें वोकैबलरी के क्वेश्चंस वेरिएबल हैं, मतलब कभी 10 आ जाते हैं तो कभी 5 आते हैं और ये मेजर चेंज नहीं होगा, रिक्वायरमेंट्स बदलती रहती हैं। और ग्रामर को चेक करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर्स, कभी कभी स्पॉटिंग एरर्स नहीं आते हैं, वैसे पिछले ईयर्स में तो लगातार आए, लेकिन 2024 की बात करें तो नहीं आए थे। सो बच्चों का कहना था कि पेपर पैटर्न बदल गया, तो यहाँ पे मैं बच्चों की काउंसलिंग करना चाहूँगा। दिस इज़ नॉट अ मेजर चेंज, क्योंकि लैंग्वेज है और लैंग्वेज को एसेस करने के लिए बहुत ही सिंपल पैरामीटर्स हैं कि आपका ग्रामर का लेवल कैसा है। तो हो सकता है ग्रामर स्पॉटिंग एरर्स में ना आकर के फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ जाए, प्रीपोजिशन फिल करने के लिए आ जाए, आर्टिकल्स फिल करने के लिए आ जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रामर की जो चैप्टर्स हैं वो लगभग वैसे ही प्रिपेयर करने चाहिए। हमारी टीम में RP सर बहुत ध्यान से ग्रामर के सेशंस कराते हैं। और वोकैबलरी की अगर बात करें तो बिल्कुल वैसा ही डेडिकेशन होना चाहिए कि अगर 10 पूछ लिए गए तो 10 हमें रिप्लाई देने होंगे, 5 अगर आ गए तो 5 रिप्लाई देने होंगे। कभी कभी फॉरेन वर्ड्स के आने की भी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि CDS एग्ज़ाम में फॉरेन वर्ड्स नहीं पूछे गए थे बट आने लगे। तो यहाँ पे एक सजेशन है कि डायनेमिज्म स्टूडेंट्स को रखना चाहिए। वोकैबलरी का मतलब कंप्लीट वोकैबलरी है। CDS एग्ज़ाम में भी बहुत से चेंजेस हुए, जिसमें वर्ड्स के बीच में डिफरेंस पूछा जाने लगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। सो अगेन लैंग्वेज इट इज़। सो लैंग्वेज का असेसमेंट करने के लिए पिलर्स वही हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस वही हैं, ग्रामर, वोकैबलरी एंड रीडिंग स्किल्स, बट उनके जो क्वेश्चंस को पूछने का तरीका है वो चेंज होता रहता है और उसके लिए एक एस्पिरेंट को यूज्ड टू होना चाहिए। और इसमें रीडिंग स्किल्स की बात करें तो क्लोज टेस्ट, पैसेज एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स, जो रैपिड फिलिंग के फॉर्म में भी आता है, और जम्बल्ड सेंटेंसेस। तो इन सारे सेक्शंस में पेपर पैटर्न हमारा इस तरह से डिवाइडेड होता है। जी, अब मैं नवीन सर से पूछना चाहती हूँ कि जनरली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो है उन्हें डर लगता है इंग्लिश के सब्जेक्ट से। जब NDA की बात करते हैं उसके साथ में UPSC जब जुड़ जाता है ना, तो एग्ज़ाम के लेवल को बच्चे का एक माइंडसेट हो जाता है साइकोलॉजिकली कि यार थोड़ा सा लेवल बढ़ने वाला है। तो जनरली जब आप
पढ़ा भी रहे होते हैं या इन रियल लाइफ सिनेरियो, आपको क्या लगता है कि बच्चे डरते क्यों हैं, और डर वर्सेस रियलिटी अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो जो अभी NDA 2 2025 के हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स हैं उन्हें मोटिवेशन मिल जाएगा कि व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और ये मैं इसको अपॉर्चुनिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों के दिमाग में जो क्वेश्चंस थे वो आप लेकर आए हैं यहाँ पर, और ये प्लेटफॉर्म हमेशा से कुछ बेहतर और नया करता आया है। Centurion Defence Academy is known for doing something new and always we have fostered to do something new। तो उसी कड़ी में आज का ये सेशन मुझे लगता है कि हर एक बच्चे के लिए जो NDA का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल और भविष्य में भी, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। तो पहले तो मैं सभी बच्चों को बोलूँगा कि प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपको मिस नहीं करना है, पूरा देखना है, बिकॉज जो हम इसमें आपको बारीकियाँ डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एग्ज़ाम को 100% पास कराने में मदद करने वाली हैं। अब बात आती है आपके उस क्वेश्चन की। मैं आपको बोलता हूँ मैम कि दैट क्वेश्चन इज़ कम्प्लीटली रेलेवेंट फॉर दोज हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। प्रॉब्लम ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमारा बैकग्राउंड अगर हिंदी मीडियम का है तो हमारा अंग्रेज़ी बाय डिफ़ॉल्ट कमज़ोर होगा। बट मैं सबके सामने ये चीज़ डिस्क्लोज़ करना चाहूँगा कि बीइंग इंग्लिश फैकल्टी, मैं हिंदी मीडियम बोर्ड से पढ़ाई किया हुआ हूँ पूरी तरह से, और आज भी कम्युनिकेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई स्पीक हिंदी ओनली। बट इट्स नॉट अबाउट कि मैं क्या भाषा में बात कर रहा हूँ, इट्स अबाउट कि मुझे क्या चीज़ों में इंटरेस्ट था। सो जब मैं स्टार्टिंग की बात करता हूँ, इंग्लिश लर्निंग की स्टार्टिंग की बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो लर्निंग शुरुआत होती है आपके इंटरेस्ट से। बच्चों को ज़्यादातर जब इंग्लिश की सलाह दी जाती है कि आप इंग्लिश को इस तरह से पढ़िए, वैसे पढ़िए, आप ग्रामर को पढ़िए, मुझे लगता है कि जैसे हमारे साथ आरपी सर कनेक्टेड हैं, अभी ग्रामर वगैरह में डील करते हैं, सर वोकैब में डील करते हैं, मैं रीडिंग सेक्शन में डील करता हूँ। तो हमने ये चीज़ एक कॉमन पाई है कि हमारे हर सभी टीचर्स के सेक्टर में एक कहीं ना कहीं एक निगेटिव एस्पेक्ट ज़रूर होता है। कोई कहता है कि उसे वोकैब रटना नहीं पसंद है। ये चीज़ हमने, फिर सर ने कोशिश की कि हम वोकैब रटाने की कोशिश करें, हम ट्रिक्स बताते हैं, टिप्स बताते हैं। फिर सर के सेशन में आते हैं तो ICSE और CBSE यानी जो विशेष तौर पर अंग्रेजी मीडियम के छात्र हैं वो कहते हैं सर ग्रामर नहीं पसंद है। मेरे सेशन में जब आती है, मेरे सेक्शन की जब बारी आती है, तो बच्चे कहते हैं कि सर रीडिंग कितना करेंगे, इट्स अनलिमिटेड। तो पहली बात तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का कि मुझे इसका हिस्सा बनने को मिला। और मैं यहाँ पर जो सेक्शन डील करता हूँ वो है रीडिंग वाला। मैम, रीडिंग सेक्शन वो सेक्शन है जिससे आप ओवरऑल पर्सनालिटी को भी चेंज कर सकते हैं, आपका ऑरा बदल सकता है। बिकॉज व्हेन यू रीड तो उसमें आपके पास ऑप्शन है व्हाट टू रीड। व्हाट टू रीड में आपके पास बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, वो वैरायटी आपको SSB तक काम आती है। तो मैं पहले तो ये बोलता हूँ कि सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चे, आपको इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। अपना इंग्लिश में इंटरेस्ट जगाइए कि आखिर आपको इंग्लिश केवल एग्जाम के लिए चाहिए या फिर आपको अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, अपना ऑरा चेंज करना है। अगर ये करना है, कॉन्फिडेंट आपको बनना है, तो डेफिनेटली जस्ट गो थ्रू द थिंग्स विच वी आर सजेस्टिंग हियर। और अक्सर ये कहा जाता है कि भाई बदलाव हो जाते हैं एग्जाम में, जैसे भी सर ने कहा कि एग्जाम में बदलाव हो जाते हैं। मैं बहुत सिंपल सी बात जानता हूँ कि चेंज इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर। बदलाव प्रकृति का नियम है, और अगर कोई चीज़ बदल रही है तो मैं ये मानता हूँ कि डिफेंस का एस्पिरेंट होने के नाते कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को बहुत ही जेंटली एक्सेप्ट करूँगा और करेजसली उसका सामना भी करूँगा। बिकॉज क्योंकि मैं एक सोल्जर बनने वाला हूँ भविष्य में, और सोल्जर का सीधा काम है कि मेरे दोस्त चुनौतियों का ही सामना करना है। जितनी बेहतर चुनौतियाँ होंगी वो मेरे को उतना ही अंदर से मजबूत बनाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जहाँ तक फिर से मैं उस बात को कहता हूँ, नोटिफाई करता हूँ कि मीडियम वाली बात क्या है। मीडियम कोई भी हो, इंग्लिश सीखना सभी के लिए उतना ही आसान है जितना किसी एक रिस्पेक्टिव मीडियम की मैं बात करूँ, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो। इट डजंट मैटर, मीडियम डजंट मैटर। ऑल दैट मैटर्स हाउ मच इंटरेस्टेड यू आर इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप बोलना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन लर्न। और मुझे लगता है कि बच्चों को यहाँ जो हम लोग, अभी आपने जैसे हिंदी मीडियम बच्चों की बात की थी, तो हमारे यहाँ तो एक स्पेशल बैच भी चलाया जाता है, ब्रह्मोस बैच, जिसको हम हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए डेडिकेटेड रखते हैं। तो वो बैच बच्चों, आपको मैं बताता हूँ कि वो बैच ऐसा है जहाँ पर आपके लिए विशेष तौर पर हमारे सारे अध्यापक, जिनका वास्ट एक्सपीरियंस है, 10 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस के अध्यापक है, और हम लोग ऐसा डील करते हैं कि आपको महसूस ही नहीं हो पाएगा कि एग्जाम UPSC करा रहा है या कोई और संस्था करा रही। हम उस लेवल तक आपकी सोच को बदलते हैं। सबसे पहले कि हमारी मेंटालिटी कहाँ पर जाती है। आपने UPSC का जिक्र किया, ऑब्वियसली जब UPSC की बात करते हैं तो सिविल सर्विसेज का ख्याल आता है। डेफिनेटली UPSC बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट संस्था है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। जो पेपर का पैटर्न है वो भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन बच्चों को ये समझना चाहिए कि अब वो इंटर में है, अगले साल इंटर पास हो जाएंगे, और बच्चा इंटर पास होने तक 16-17 वर्ष का हो जाता है। और आज की 21st सेंचुरी में बच्चा 16 साल का है तो उसका कॉन्फिडेंस ऊपर ही रहता है।
आजकल का बच्चा उस ज़माने का बच्चा नहीं है कि पहले हिचकिचाता था, हेजिटेंट नहीं रहता है। आजकल का बच्चा अलग लेवल पर रहता है, अलग सोच पर चलता है। तो आपको कॉन्फिडेंस होना है, हमसे लर्निंग लेनी है, और जितने भी सवाल आपके मन में इंग्लिश को लेकर स्पेसिफिकली हैं, वो सारे सवालों के जवाब आज आपको इस सेशन में मिल जाएंगे। मुझे लगता है मैम आपको अभी आपके सवाल का जवाब भी बिल्कुल पहुँच गया होगा आप तक, तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों को भी सारी चीज़ें पहुँच चुकी होंगी। डेफिनेटली। इसमें एक सवाल मैं आपसे भी सर पूछना चाहती हूँ कि हिंदी मीडियम की बात करी हमने, सिलेबस की बात करी, अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी रहता है कि अच्छा मुझे तो ये आता है, मुझे बहुत ज़्यादा इंग्लिश पर एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें और एक उनके मन में एक अलग सा वो रहता है, जब वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी क्लास में बैठा होगा तो वो इग्नोर करते हुए चलता है इन सब चीज़ों को। तो व्हाट डू यू से, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, इन जनरल ऐसे बच्चे कहाँ गलतियाँ करते हैं? स्पेशली जब मैं बात करता हूँ इंग्लिश मीडियम के बच्चों की, तो मैं ये देखता हूँ, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ ब्रह्मोस बैच में, 4-5 दिन क्लासेज हो गई, तो मैं ये देखता हूँ कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे के अंदर एक वो रहता है कि मैं तो इंग्लिश मीडियम का हूँ, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। लेकिन मैं जो मतलब जान पाया इतने सालों में, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जो बच्चा क्लास 9-10 में जहाँ भी पढ़ा होता है, उसे ये लगता है कि आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन ये तो यहाँ नहीं है। यहाँ पे तो ग्रामर है कम्प्लीटली। तो मैं देखता हूँ जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, जैसे मैं पूछता हूँ कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो बच्चा कहता है 26 होते हैं। मैं कहता हूँ नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, एक होता है। तो बच्चा बहुत ही मतलब शॉक्ड होता है कि ये कैसे हो सकता है, अल्फ़ाबेट एक कैसे हो सकता है। तो मैं उसको बताता हूँ कि ग्रुप ऑफ लेटर्स को मतलब अल्फ़ाबेट कहते हैं। एवरी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड हैज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट। हिंदी की भी एक अल्फ़ाबेट है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना, वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी नहीं पता रहती हैं, जो पेपर में ऑफन आती रहती हैं। ये क्वेश्चन आ भी चुका है मतलब इंडिया के पेपर में, ऐसा होता है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में, ये हिंदी मीडियम में क्या है, हिंदी मीडियम का बच्चा जो मैं जो देख पाता हूँ, उसके अंदर उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है। यदि उसको आप सिखाएं ना बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को, बिल्कुल बेसिक से, जो मैं क्लास अभी ले रहा हूँ ब्रह्मोस बैच में, जो मैंने देखा है बच्चे के अंदर ये है कि यार हमें सीखना है, बिल्कुल बेसिक बातें उनको मैं बताता हूँ, वो समझते चले जाते हैं। हालांकि ये मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूँ तो ऐसा नहीं होता है। वो बच्चा कहीं ना कहीं सोच रहा होता है, तो आफ्टर हैविंग 4 क्लासेज 5 क्लासेज वो तब जान पाता है कि यार हमें वो नहीं पता था जो सर बता रहे हैं। तब जाके बच्चा समझ पाता है कि यार हमें पढ़ना है इसको एक्चुअली में। तो ऐसा मैं फेस करता हूँ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ, ऐसा होता है। एंड मैं आदित्य सर से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत टेक्निक्स यूज़ करते हैं जब आप बच्चों को जो है वोकैब की क्लासेस ले रहे होते हैं, तो वास्ट बहुत सिलेबस है। अगर आज एक एस्पिरेंट जो कि 5 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है और उसको वोकैब को रेफर करना है, पढ़ना है, माइंड में रिटेन करना है, डेफिनेटली हमारे कुछ सेशंस तो यूट्यूब पर अवेलेबल है जो हमारे मल्टीपल टीचर्स ने लिए हुए हैं। तो व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी फॉर द स्टूडेंट? शुरू कहाँ से करे, पढ़ कहाँ से सकता है बच्चा, और उसके नोट्स कैसे प्रिपेयर कर सकता है? यस मैम, एनडीए में जो वोकैबरी है वो वास्तव में एक अच्छे स्तर की आती है। कई बार बच्चों की मैं काउंसलिंग भी करता हूँ कि ये इट शुड बी योर मैटर ऑफ प्लेजर, क्योंकि आपको सिलेबस भी इंग्लिश का पूरा मिल रहा है। कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है कि जो आपसे अछूता रहे, अनटच्ड रहे। आपको रीडिंग स्किल्स भी है, वोकैबरी भी है, ग्रामर भी है। अब वोकैबरी में अगर वो एक ऐसा एस्पेक्ट ढूंढ लेते हैं कि उनको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़फुल लगे, तो फिर उन्हें यूपीएससी की टफ वोकैबरी का पर्पस समझ में आ जाता है। जनरली अनअवेयर वर्ड्स होते हैं, तो उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि ये हमारे कम्युनिकेशन में तो यूज़ होते नहीं हैं, हम तो सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हैं। इतने टफ वर्ड्स को पढ़ने का बेनिफिट क्या है? तो मैं उन्हें एक सिंपल से एक लॉजिक समझाता हूँ कि आप तो सिंपल वर्ड्स यूज़ करेंगे क्योंकि आपको अपने कम्युनिकेशन को सिंपल रखना है, जिससे कि आपकी बात मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। लेकिन अगर कोई और ऐसे टफ वर्ड्स आपसे यूज़ कर रहा है, किसी ने कहा दिस इज़ सो मंडेन, सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट मीनिंग ऑफ मंडेन इज़ और मेंडेशियस इज़। तो ये जो अनअवेयर वर्ड्स हैं, जो अननोन वर्ड्स हैं, जो यूपीएससी के सिलेबस में हैं, इनको पढ़ने से जिस तरह से आपकी जनरल अवेयरनेस इंप्रूव हो रही है, वैसे ही आपकी लैंग्वेज की अवेयरनेस अच्छी हो रही है। चूँकि आपको उस वर्ड का मीनिंग पता है तो आप उसका रिस्पॉन्स देंगे, अगर मीनिंग नहीं पता है तो आप रिस्पॉन्ड नहीं दे पाएंगे। जैसा कि करंट अफेयर्स में होता है, कुछ पता है तो आगे बढ़ कर के रिप्लाई देंगे, जीडी में पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं पता है तो हम पीछे हो जाते हैं। हमें लगता है कि भाई जिनको पता है वही बोलें। वोकैबरी का भी फंडा सेम है। तो पहले तो मैं बच्चों की यही काउंसलिंग करता हूँ कि यूपीएससी की जो वोकैबरी है, इसे प्रेशर में मत लीजिए, बल्कि मैटर ऑफ प्लेजर लीजिए। जैसे आप अपने करंट अफेयर्स को अच्छा कर रहे हैं, वैसे ही वोकैबरी पढ़ करके आप एक लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर रहे हैं, और ये लैंग्वेज नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक आपको हेल्प करने वाली है। ये लैंग्वेज
आपको नेशनल लेवल करियर के लिए तैयार कर रही है। आपके पास एसएसबी में डिफरेंट स्टेट से बच्चे आते हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए लैंग्वेज के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से आने चाहिए। जैसे अभी आरपी सर ने बताया कि अल्फ़ाबेट्स कहना गलत है, अल्फ़ाबेट कहना करेक्ट है, तो इट इज़ ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन दैट पीपल शुड हैव। सो सबसे पहले अगर बच्चे प्रैक्टिकल तरीके से वोकैबलरी सीखने लग जाते हैं तो फिर उनमें इंटरेस्ट आता है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स हम एक्सप्लोर करें, और ये इंटरेस्ट ज़रूरी है। जब ये इंटरेस्ट आ जाता है तो हम ट्रेनर्स का काम शुरू होता है, क्योंकि अब ऑडियंस तैयार है वोकैबलरी सीखने के लिए। हमारा क्लास में इंतज़ार होता है कि सर आएंगे और आज नए वर्ड सर देने वाले हैं। तो ये एक तरह से ऑडियंस का हमें ऐसा पैशन चाहिए। मैं इस टॉक शो में ये भी मेंशन करूँगा, कई बार हमें बच्चों से ऐसा रिस्पॉन्स भी मिला, सर 10 वर्ड्स सिनोनिम्स, 10 वर्ड्स एंटोनिम्स, 10 वर्ड्स ईडियम्स एंड फ्रेजेस, 30 क्वेश्चंस पहले आते थे, सर बहुत बोरिंग है, हम देख लेंगे, हम ग्रामर में ही कर लेंगे, हम वोकैब में नहीं जाते हैं। ऐसा रिस्पॉन्स भी बच्चों का आया। बड़ा बोरिंग रिस्पॉन्स था, क्योंकि बच्चों ने जब ये तय कर लिया है कि वो वोकैबलरी सेक्शन छोड़ देंगे तो फिर पढ़ाने वाले को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैं ऐसे काउंसलिंग करता हूँ। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पढ़ना कहाँ से है। तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि सबसे पहले जो हमने आपको सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने जो आपको बुक दी है, जो ऑलरेडी आपके पास है, आप सबसे पहले उस बुक को रेफ़र करें। हमने आपको 3 कॉलम्स दिए हैं, वर्ड, मीनिंग एंड कीवर्ड, और आपको मेमोरी लिंकिंग के थ्रू वर्ड्स को सिखाने की कोशिश करते हैं। बुक की शुरुआत में रूट वर्ड्स दिए हुए हैं जो बहुत सारे वर्ड्स को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला स्टेप बुक्स। दूसरा स्टेप जो हमारे नोट्स होते हैं, हम नोट्स प्रिपेयर करते रहते हैं, और हम टीचर्स का वर्क है कि आर्टिस्टिक तरीके से हम नए नए क्वेश्चंस फ्रेम करें, तो हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं। अब सेकंड स्टेप में आप नोट्स पे आ जाइए। थर्ड स्टेप में आप प्रीवियस ईयर पेपर्स की वोकैबलरी को रेफ़र कर लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि वर्ड्स पूछे कौन से गए थे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन वाले वर्ड्स नहीं पढ़ते हैं, वो केवल वर्ड और उसका राइट आंसर पढ़ते हैं, रिमेनिंग 3 छोड़ देते हैं। अब यूपीएससी के पैटर्न में मैंने ये देखा है कि वो जो रिमेनिंग 3 छूटे हैं वो कभी रिपीट होंगे, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लू है वोकैबलरी में बेस्ट होने का। तो इस तरह से। एंड फोर्थ स्टेप इज़ न्यूज़पेपर रीडिंग। जैसा नवीन सर ने कहा कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप भाषा को बहुत अच्छे से जान रहे हैं, तो न्यूज़पेपर सफिशिएंट है। अगर द हिंदू एडिटोरियल या इंडियन एक्सप्रेस का अच्छा सा सेक्शन कोई पढ़ रहा है, मुझे ऐसे भी बच्चे मिल रहे हैं कि पहले उनको लगता था कि वोकैबलरी एक बहुत बड़ा बर्डन है उनके लिए, लेकिन आज जब क्लासेस हम लाइव लेते हैं तो वो कम से कम 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स तो वो अपनी तरफ से देते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि क्या लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन बच्चों में है, और जैसे ही कोई सिमिलर वर्ड आता है तो टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं। दे शो देयर वोकैबलरी एंड दे स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स इन देयर कॉन्वर्सेशन ऑल्सो। सो आई बिलीव दीज 4 स्टेप्स आर इनफ। एंड हमारे इतने रिच एक्सपीरियंस में हमने देखा है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि वोकैबलरी ऑल ऑफ सडन बहुत अजीब आ गई, क्योंकि यूपीएससी का पेपर कितना भी टफ हो वो क्वालिफाई तो करेगा ही। तो उनका हमेशा ये कोशिश रहता है कि कुछ अनफेमिलियर वर्ड्स दे दिए जाएँ, कुछ फेमिलियर वर्ड्स दे दिए जाएँ। तो अगर आपकी कवरेज अच्छी है तो उनमें से वो वर्ड्स उनमें फिट हो जाते हैं। बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से। जैसे अभी सितंबर अटेम्प्ट आ रहा है, अभी अप्रैल 13 तो हम लोग बहुत क्लोज हैं। एक सजेशन मैं देना चाहूँगा सितंबर अटेम्प्ट के लिए, आप टारगेट करिए जस्ट 5 वर्ड्स का, 10 वर्ड्स का एवरीडे। आपसे 5 हो पा रहा, 5 करिए, 10 मत करिए। आप 5 वर्ड्स डेली पढ़िए और सितंबर एंड तक रिवीजन करते जाइए। आपके पास खुद इतना अच्छा वोकैबलरी का कलेक्शन होगा कि आपको मज़ा आएगा उसे और मैनेज करने में और मेंटेन करने में, क्योंकि रिवीजन करते करते वो वर्ड्स हमें बहुत अच्छे से आ जाते हैं। तो दैट इज़ अ स्ट्रैटेजी दैट आई। मतलब अगर एक दिन में बच्चा 5 वर्ड्स भी प्रिपेयर कर रहा है, दैट इज मोर देन इनफ, और उसका एक अच्छा कंटेंट बन जाता है। यस मैम। एंड हमारी क्लासेस में एक्सपीरियंस हमने देखा है कि स्टूडेंट्स अगर ध्यान से सुनते हैं तो हम टीचर्स खुद इतनी मेहनत कर देते हैं उस वर्ड को याद कराने में कि हम तो गारंटी देते हैं कि आप ध्यान से सुनिए, आप लाइफ में कुछ और भूल जाएंगे बट हमारा पढ़ाया वो वर्ड नहीं भूलेंगे। एंड टचवुड हमें बच्चे मिलते हैं आकर के, और वो हमें हमारे सेशंस को पहचानते हैं कि सर आपने जो लिस्ट पढ़ाई थी ना वो आज भी याद है। सो व्हेन दिस फीडबैक कम्स तो लगता है कि हाँ, हमने उनकी लाइफ में एक इम्पैक्ट दिया।
मैं अब आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि जब कॉम्प्रिहेंशंस की बात करते हैं, पैसेज रीडिंग्स की बात करते हैं, तो एक अच्छा खासा पैराग्राफ होता है, समय सीमा भी कम है, फटाफट से पढ़ना और उसको इंटरप्रेट करना, इसकी क्या टेक्निक हो सकती है और इसकी प्रैक्टिस कैसे की जा सकती है? जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बड़ा प्रॉब्लम रहता है। और ये पैसेज जो है अभी 2000 अगर मैं 24 के एग्ज़ाम की बात करता हूँ तो अप्रैल और सितंबर दोनों बार में एक एक पैसेज दिया गया कंसिस्टिंग 5 क्वेश्चंस ईच। अब वो 5 क्वेश्चंस जो आए थे, मैंने पैसेज के लेवल को भी देखा, तो क्योंकि हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं सो ऑब्वियसली वी विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ स्टोरी, बट बच्चे जो हिंदी मीडियम से हैं दे स्ट्रगल अलॉट। उनको लगता है कि यार ये क्या मेरे सामने आ गया। अच्छा, ऐसी स्थिति में जैसे अभी सर छोड़ने वाली बात बता रहे थे, ऑब्वियसली बच्चा ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना बेहतर विकल्प मानता है, लेकिन जो मैं समराइज़ कर पाता हूँ यूपीएससी के पैटर्न को या पेपर को, ओवरऑल मुझे ये लगता है कि यूपीएससी का जब मैं सिलेबस देखता हूँ उसकी वेबसाइट पर जाकर, तो मुझे 2 शब्द दिखाई देते हैं। पहला शब्द होता है ग्रामर, दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन। यानी अगर आप ये कहें कि सिलेबस क्या है यूपीएससी का इंग्लिश का, सो दैट इज़ हमारे पास 2 शब्द हैं, दे आर ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब वो ग्रामर में कितना परसेंटेज पूछेगा या कॉम्प्रिहेंशन में कितना परसेंटेज पूछेगा, इट इज़ नेवर डिस्क्लोज्ड। वो तो ऑन द स्पॉट हमें अभी जैसे अपकमिंग हमारा एग्जाम है 13 अप्रैल वाला, वहाँ हमें पता चलेगा। क्वेश्चन ये है कि बच्चा कैसे टैकल करे। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि जैसे मैं रीडिंग के लिए बहुत इंसिस्ट कराता हूँ, मतलब फर्स्ट डे से मैं बोल देता हूँ कि मेरे दोस्त आपको रीडिंग करनी है, क्योंकि अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, सपोज़ आई स्टार्ट स्पीकिंग चाइनीज़, तो कहीं ना कहीं मैं चाइनीज़ में भी स्टैमर करूँगा, हेजिटेट करूँगा, बिकॉज हमारी ज़ुबान जो है किसी न किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को ऑलरेडी अडाप्ट कर चुकी है। हमारी जो ज़ुबान है, अगर अचानक से कोई नया शब्द मिलेगा, डेफिनेटली हम उसमें स्ट्रगल करेंगे। बाकी हम और सर जैसे वोकैब हम दोनों लोग देखते रहते हैं, सर तो ज़्यादा देखते हैं, मेरे में रीडिंग में वोकैब आ जाती है तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे देखना पड़ जाता है। बट जैसे बहुत बड़े बड़े शब्द होते हैं, जैसे कि एक वर्ड है, बीमारी का नाम है न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिल्को वोल्केनोकोनियासिस। अब ये जो शब्द है, इसका जब मैंने पहली बार सर गूगल किया तो मतलब मैंने उसका प्रोनाउंसिएशन सुना। भाई देखिए, पैदाइशी कोई चीज़ नहीं आ सकती, यू हैव टू लर्न। ठीक है, इनेट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टैलेंट हो सकता है, स्किल तो हमें सीखनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली मैंने उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सुना, उसको ब्रेक किया, एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग दैट वर्ड रेगुलरली, एंड नाउ इट इज़ वेरी इजी। मैं कभी भी बोल सकता हूँ, किसी भी टाइम बोल सकता हूँ कि फ्लॉक्सिनोसिन निलिपिलिफिकेशन, ऐसे ऐसे शब्द। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, मैंने ये शब्द सीखे क्यों? इसका बेनिफिट ये होता है कि ठीक है, मुझे कहीं पर ये दिखाना है कि मुझे इंग्लिश आती है, मैं बोल देता हूँ। लेकिन देखिए, एग्ज़ाम के जब मैं पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, तो जो कॉम्प्रिहेंशन हमारा है, साथ ही साथ 2024 में एक चीज़ और नई आई थी, दैट वाज क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट जो है वो भी नया आया, मतलब नया नहीं कहूँगा मैं, 2014 में पहले पूछा गया, फिर 17 में आया, उसके बाद काफ़ी गैप के बाद अचानक से क्लोज टेस्ट आता है। और ये दोनों ही पार्ट रीडिंग पर बेस्ड हैं। तीसरा पार्ट जो मैं रीडिंग की बात करता हूँ वो हो जाता है मैम PQRS के क्वेश्चंस, यानी 5-5 करके भी अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो 15 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। और क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऊपर नीचे जाता रहता है, तो इट कैन गो अप टू लाइक 20 to 25 क्वेश्चंस, यानी 50% हमारी इंग्लिश तो कॉम्प्रिहेंशन पर है, रीडिंग पर है। सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट? हमें तो शुरू करना चाहिए। तो शुरुआत कैसे करनी है? लेट मी टेल यू वन थिंग, कि हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, उन्होंने जितनी भी कहानियाँ अपने बचपन में पढ़ रखी हैं, उन्हीं सारी कहानियों को हिंदी में पढ़ना शुरू करें, जस्ट टू स्टार्ट। ये सिर्फ शुरुआत होगी। एज वेल एज आजकल मैम GPT का ज़माना चल रहा है, मेटा AI की बात कर लेते हैं हम लोग, जेमिनाई की बात करते हैं। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हमारे पास व्हाट्सएप 24 आवर्स अवेलेबल है। इंग्लिश को पढ़ने के लिए कलम उठाने की ज़रूरत नहीं, और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मतलब लिटरली आपको मैं बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन में भी अगर आप इंग्लिश 2 शब्द आप बोलें, 2 शब्द हम बोलें, तो एक अच्छा खासा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। और मतलब मुझे लगता है कि अगर मैंने आपसे बोला कि ठीक है भाई, एम्पल वर्ड है एक, तो एम्पल के लास्ट में ई वर्ड आ रहा है, तो बोले सर ई से क्या होगा, तो हमने कहा भाई ई से एलोक्वेंट बोल सकते हैं, टी से फिर हम ट्रेमेंडस बोल सकते हैं। इस तरह से हमारी कम्युनिकेशन वो बढ़ती जाती है। ये एक तरह का अंताक्षरी है जो इंटरेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। ये चीज़ बच्चों को यूज़ करनी चाहिए कि जो नए शब्द यूज़ कर रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, स्टोरीज ज़रूर पढ़ें। मेटा AI में उनको करना क्या है, बस इतना टाइप करना है कि इंग्लिश स्टोरीज फॉर 12th या 12th क्लास, या फिर किड्स भी लिख देंगे, सो दैट्स सफिशिएंट। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वो स्टोरी भी पर्याप्त होगी स्टार्टिंग स्टेज में। स्टार्टिंग फेज़ में मैं द हिंदू सजेस्ट इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि द हिंदू की जो लैंग्वेज है, जब हम बात करते हैं एडिटोरियल पेज की, सो दैट इज़ एक्चुअली डेडिकेटेडली रिटन बाय एडिटर्स। अब जब एडिटर्स लिख रहे हैं, जिनके पास लैंग्वेज का बहुत अच्छा नॉलेज है, उन्हें सेंटेंसेस का बहुत अच्छा नॉलेज है, फ्रेमिंग का नॉलेज है, ऐसे ऐसे कनेक्शन वो करते हैं कि कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अल्टीमेटली व्हेन यू एंड द स्टोरी, यू हैव नो आइडिया व्हाट द मीनिंग इज़।
तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले वो पढ़ें जो आपके इंटरेस्ट में है। आपका इंटरेस्ट अगर स्पोर्ट में है, स्पोर्ट पढ़िए, गेम में है, गेम के बारे में सीखिए, नई बाइक्स नई कार आ रही हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसके बारे में पढ़िए, टेक्नोलॉजी है वो पढ़िए, स्टोरीज पढ़िए, बट एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट। एंड आई वुड से, आई मस्ट से कि आपको अगर ये नहीं करना है तो मान के चलिए आपको एनडीए भी क्वालिफाई नहीं करना है। ये डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा। इफ़ यू आर डेडिकेटेड टू लर्निंग और रीडिंग थिंग्स, यू विल डेफिनेटली गेट फ्लाइंग कलर्स। तो वो आपको चाहिए ही चाहिए मैम, ठीक है। और आपने जैसे ये बताया कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ कंटेंट हैं, आप उसको पढ़ के इम्प्रूव करिए, बट अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं पूछूं तो कोई स्पेसिफिक टाइप के कॉम्प्रिहेंशंस पूछे जा रहे हैं कि ये जोन है, यहाँ से आपको आएगा, काइंड ऑफ लाइक स्टोरी बेस्ड है या समथिंग इट्स फिक्शनल, नॉन इस तरीके से कैसा? देखिए वैसे तो ये बात मैम एक्चुअली आपका क्वेश्चन रेलेवेंट है, लेकिन मैं जो यूपीएससी को जितना समझ पाया हूँ उस आधार पर मैं ये कहता हूँ कि 50 क्वेश्चंस का हमारा एक पूरा सेट है। आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस जब हम जज करने की कोशिश करते हैं तो 50 में से मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन ऐसा होता है, एक पार्ट ऐसा होता है जिसको हम ईजी बोल सकते हैं, एक होता है जिसको हम मॉडरेट कह सकते हैं और एक जिसको हम हार्ड बोल सकते हैं। तो ये तीनों हिस्सों में डिवाइडेड होता है। ये पेपर के दिन ही पता चलता है कि आखिर कौन सा लेवल कितना हाई आया था। और अल्टीमेटली एक रीडिंग्स जो सेक्शन है, जो हिस्सा है, जो बच्चों को स्टोरी के बाद शुरू करना चाहिए, वो मैं बोलूँगा कि अगर आप जियो पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना चाहें तो हो जाएं। देखिए पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट सबका दिखता है, सभी लोग पॉलिटिक्स पढ़ना ही चाहते हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इस बारे में पॉलिटिकली लोग बातचीत करते रहते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस सिस्टम की जब मैं बात करता हूँ तो डिफेंस रिलेटेड जो न्यूज़ होती है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम देख पा रहे हैं कि 3-4 साल से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है और रिसेंट में बहुत सारे और भी वॉर्स हमने देखे जो कहीं ना कहीं इंगेजमेंट हमने देखे। तो ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं कि वॉर जितना हो रहा है, डिफेंस में जितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी जो है उसको आप पढ़िए, एंड डिफेंस में हमारे कौन से व्हीकल इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही साथ स्पोर्ट्स की न्यूज़ आप इसलिए पढ़ सकते हैं क्योंकि फर्दर जब आप एसएसबी में जाते हैं एंड व्हेन यू टेल कि आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, सो यू मे हैव अ क्वेश्चन ऑन द सेम फॉर्मेट कि भैया ठीक है स्पोर्ट्स में आपका किस स्पोर्ट में इंटरेस्ट है। तो मेरा मानना है, मैं आपको 4 से 5 पॉइंट बता देता हूँ, आप वहाँ 5 पॉइंट अगर यूज़ करें तो पहला मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले आप डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ पढ़िए, बिकॉज आप डिफेंस के कैडेट हैं, आप डिफेंस के एस्पिरेंट हैं, तो डिफेंस की न्यूज़ ज़रूर पढ़िए। दूसरा, ज़माना चल रहा है टेक्नोलॉजी का, सो टेक्नोलॉजी इज़ मस्ट फॉर यू, तो टेक्नोलॉजी हमारे पास दूसरी हो जाती है। अब तीसरा हो जाएगा, क्योंकि हम एजुकेशनल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि एजुकेशनल इंडस्ट्री में हमें अभी और बदलाव क्या चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि यूथ जो है वो देश का भविष्य है, फ्यूचर है, और यूथ अगर इस बारे में नहीं सोचेगा कि हमारी जो एजुकेशन सालों से चली आ रही क्या उसमें किसी बदलाव की ज़रूरत है या नहीं है, तो इस इंटरेस्ट के साथ वो पढ़े कि भविष्य में अगर हमारी एजुकेशन में ये चीज़ें बदलती हैं या वर्तमान में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों का एक समरी गेन करने के लिए वो एजुकेशन इंडस्ट्री को भी पढ़े। फिर 2 चीज़ें मैं ऐड और कर देता हूँ। एक तो गेमिंग इंडस्ट्री है, गेम के बारे में वो आराम से पढ़े, स्पोर्ट्स जो हम कहते हैं जिसको, क्रिकेट के बारे में पढ़े, किसी का इंटरेस्ट क्रिकेट में है, किसी का रेसलिंग में है, तो इसके बारे में उसे भी पढ़ना चाहिए। और 5th इंडस्ट्री जो मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि जैसे मैं बॉयज़ की बात करता हूँ क्योंकि बॉयज़ हमारे यहाँ ज़्यादातर रहते हैं, बाकी डेडिकेटेड गर्ल्स का बैच हमारे पास ऑलरेडी रहता है, लेकिन दोनों बैचेस में एक चीज़ मैं कंपेयर कर पाता हूँ, वो बैच का जो तुलना है वो ये कि बॉयज़ का इंटरेस्ट और गर्ल्स का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। बॉयज़ क्या करते हैं कि उनका इंटरेस्ट, जैसे मैं बोलूँगा कि भाई बाइक में इंटरेस्ट है, तो मैंने बच्चियों से पूछा और लड़कों से भी पूछा, तो दोनों में से जवाब बॉयज़ का ही आएगा कि सर आई एम इंटरेस्टेड इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो मैं बोलता हूँ तुम्हारा इंटरेस्ट है ऑटोमोबाइल में, एंड ये न्यूज़ आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगी, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी ज़रूर पढ़िएगा। बाकी गर्ल्स का इंटरेस्ट हो या ना हो, कहते हैं कि पढ़ाई के लिए कुछ चीज़ें इंटरेस्ट के परे की जाती हैं, तो आपको आउट ऑफ इंटरेस्ट भी चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी, एंड रीडिंग इज़ डेफिनेटली की टू गेट सक्सेस इन दी एनडीए रिटन एग्जाम। थैंक यू। बढ़िया। एंड अब मैं सर आपसे जानना चाहूँगी, ग्रामर, बड़े सारे रूल्स भी रहते हैं ना, तो कन्फ्यूजन भी रहता है कि कहाँ पर कैसे क्या यूज़ करना है। तो हिंदी मीडियम जो यूपी बोर्ड की पढ़ाई है उसमें तो काफ़ी रूल्स वगैरह पर एम्फेसाइज किया जाता है। कंपैरेटिवली जब मैं आईसीएसई बोर्ड की बात करती हूँ तो बच्चा उतना रूल पर ना जाके, वो फीलिंग होती है ना, गट फीलिंग कह रही है कि यार ये ऑप्शन सही होगा, वैसे बच्चा मार्क करने का प्रयास करता है। तो हाउ डू यू फाइंड दिस, प्लस ग्रामर सेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए बच्चों को क्या टिप्स आप देना चाहोगे? मैम, इंग्लिश को टीच करने के 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है इंडक्टिव, एक होता है डिडक्टिव। इंडक्टिव मेथड में होता है कि इंडक्टिव मेथड में पहले एग्जांपल्स, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स, और डिडक्टिव में क्या होता है कि पहले रूल्स या उसके बाद में एग्जांपल्स, ये होता है। मैं प्रीफर करता हूँ इंडक्टिव मेथड पढ़ाना,
मैंने पहले एग्जाम्पल, उसके बाद कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेरा ये मानना है कि डिडक्टिव मेथड का मतलब है हाउ टू यूज रूल्स। डिडक्टिव का मतलब होता है हाउ टू यूज रूल्स, इंडक्टिव का मतलब होता है हाउ टू मेक रूल्स। तो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि पहले बच्चों को हमने एग्जाम्पल दे दिया, अब बच्चा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है क्वेश्चंस में कि यार ये क्वेश्चन है, तो वो उसका वही इंटरेस्ट आ गया, ठीक। लेकिन डिडक्टिव में क्या होता है कि पहले हमने रूल लिखवा दिया, अब बच्चा रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, ऐसे बच्चा बोर होता है, बहुत ज़्यादा बोर होता है। तो मैं 95% में टीच करता हूँ इंडक्टिव मेथड, पहले एग्जाम्पल, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स। इससे क्या होता है, जब हम कॉन्सेप्ट उसको डिस्कस कर रहे होते हैं तो इन बिटवीन मैं वो जो क्वेश्चन है उसका लेवल मैं बढ़ा के और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ। जैसे एक कोई कॉन्सेप्ट है, उस पर हमने 3, 4, 5, 6 एग्जाम्पल करवा दिए नोटबुक पे, तो बच्चे को मतलब एक कॉन्फिडेंस से भर जाता है बच्चा कि यार ये गजब कॉन्सेप्ट था। इसके बाद उस टॉपिक के क्वेश्चन जो अपने बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं अपने बुक से क्वेश्चन कराता हूँ, उसके अलावा डीपीज हम लोग देते हैं। तो एक टाइम के बाद जब कोई बच्चा कोई टॉपिक पढ़ता है, उसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ता है, सारे क्वेश्चन करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको कोई दिक्कत हो रही होती है। किसी भी बैच में देखता हूँ, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश। जैसे मैथ्स पढ़ने के लिए पहले से यू शुड लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू डिवाइड, कि आपको पता होना चाहिए पहले से। अब बच्चे को पता ही नहीं है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। तो ये 4-5 क्लासेस में मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ और मैं ये बोल रहा होता हूँ उस बच्चे से कि बेटा ये जो फंडामेंटल है ना, ये नाउन में भी होगा, प्रोनाउन में भी होगा, प्रिपोजिशन में भी होगा, हर बार हर जगह हर रूल में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। जब तुम्हें ये पता होगा तो मैं किसी भी रूल को मैं कन्वर्ट कर पाऊंगा कॉन्सेप्ट में, क्योंकि मेरा मानना है कि देयर इज़ लॉजिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड एवरी रूल्स। किसी भी रूल के पीछे लॉजिक्स होती है और कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बच्चे को मैं अभी कल या परसों की क्लास में मैंने बोला ही किल्ड मी और ही किल्ड शी, तो बच्चे ने कहा कि ही किल्ड शी तो नहीं होगा सर, ही किल्ड हर होना चाहिए। ही किल्ड मी, मैंने कहा ये तो सही है ग्रामेटिकली, लेकिन उसने मुझे ये मार दिया, तो मैं तो बात कैसे कर रहा हूँ फिर। तो अब ये दोनों जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बिकॉज ऑफ लॉजिक गलत है, ही किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया, फिर मैं बोल कैसे रहा हूँ। अच्छा ही किल्ड शी, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, हर आना चाहिए। एक क्वेश्चन बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट गलत है। तो ये मैं डिस्कस करता हूँ, छोटी छोटी बातें, कि बच्चे को पहले से पता हो कि लैंग्वेज में 2 चीज़ें होती हैं, एक कॉन्सेप्ट्स, एक लॉजिक्स, और इसी वजह से लैंग्वेज अदर सब्जेक्ट से डिफरेंट भी होता है। जैसे मैथ्स की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन लैंग्वेज की बात करें तो उसमें सेंस भी है, लॉजिक्स भी हैं। तो ये मैं डिस्कस करता हूँ, तो बच्चा एक टाइम के बाद ये समझ पा रहा होता है कि अब मैं जो रूल पढ़ रहा था, जो रूल की दुनिया में बच्चा भटक रहा था, अब उससे बहुत दूर चला जाता है बच्चा। अब समझता है कि यार रूल तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि मैं क्लास में आज तक कभी बोर्ड पे रूल लिखा ही नहीं। हमेशा बोलता हूँ बेटा रूल होता ही नहीं है कहीं पे, तुम कोई रूल पूछो मैं बताऊँगा आपका कॉन्सेप्ट। तो ये होता है मैम। थैंक यू। जिनको तो आप पढ़ा रहे हैं उन्हें तो ये बात समझ में आ रही है। जो बच्चे घर से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि कई को होता है कि खुद से पढ़ाई करके मुझे एग्जाम को क्वालिफाई करना है ना, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर देम, वो कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं। जो आपने वो बात बोली कि बेस क्लियर करना इज इम्पोर्टेंट, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ऐसे में ये बच्चे कैसे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर रह के? हाँ, बेस का बात हमारी क्लासेज होती है यूट्यूब पे, वो तो पहली बात की हमारी क्लासेज देखें, क्योंकि हम लोग जब भी डिस्कस कर रहे होते हैं कोई भी क्वेश्चन, नवीन सर हो, आदि सर हो, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन और आंसर बता रहे होते हैं, उसके बीच में जो छुपा होता है जिसे लर्निंग कहते हैं, हम लोग उसको फोकस करते हैं। नवीन सर को भी देखता हूँ मैं, अपने भी क्लास लेता हूँ, तो हम लोग ऐसा नहीं कि क्वेश्चन या आंसर है, ऐसा नहीं होता है। उसके जो बीच में जो छुपा हुआ है ना, वो लर्निंग है, हम लोग उस पर फोकस करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि क्लास देखें, और दूसरी बात ये है कि घर पे रह के यदि हमारी क्लासेस कंटिन्यू देख रहे हैं और कुछ फंडामेंटल इंग्लिश, कुछ फंडामेंटल है ना, उसको वो जान जाए, समझ जाए कैसे भी, है ना। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ये छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें होती हैं। और हमारी क्लासेस कंटिन्यू देखें। अपने यूट्यूब पे हमारी 2-3 क्लासेस भी हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश की, मैंने क्लास रखी है, और यदि हो सकता है कि इन फ्यूचर भी मैं 1-2 क्लास वहाँ पर मतलब अपने लाऊंगा, तो वो 1-2-3 क्लासेस देख लें और खुद ही प्रैक्टिस करें, तो बहुत दिक्कत उनको नहीं आने वाली है। तो अपने फायदे के लिए आपको खुद ही टच में रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हाँ, ये तो है, ये तो बिल्कुल है। नाइस। एंड अब मैं आदित्य सर आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एनडीए रिटन के साथ साथ में एसएसबी की तैयारी भी उसी दिन से शुरू हो जाती है, जो कि एक फॉर्मूला है, रिटन प्लस एसएसबी इज इक्वल्स टू फाइनल सिलेक्शन। तो बच्चा लिखित परीक्षा के लिए तो बहुत तैयारी करता है, बट जनरली दे मिस द स्पोकन एस्पेक्ट, क्योंकि उसको लगता है जब एसएसबी या रिटन मेरा क्रैक होगा तब मैं इसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगा। तो व्हाट शुड बी द राइट वे, कब से तैयारी शुरू कर दें
देना चाहिए, और इन दोनों चीज़ों कैसे रिटन पार्ट और स्पोकन एक दूसरे को अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। सेल्फ प्रैक्टिस कैसे की जा सकती है, अब इसमें एक डाउट बच्चों का रहता है मेरे घर पे तो कोई अंग्रेज़ी नहीं बोलता है, तो वो कैसे करें। मजाक उड़ने का डर एक अलग रहता है, क्योंकि वो क्लास में खड़ा होगा कुछ बोलेगा तो 4 बच्चे हंस देंगे। तो हाउ टू ओवरकम ऑल दीज फियर्स एंड व्हेन टू हाउ टू स्टार्ट, और मतलब शर्म जो है वो कैसे हटे बच्चों की, इसके ऊपर आप बताएं थोड़ा। श्योर मैम, रिटन प्लस एसएसबी ये पावर ऑफ सेंचुरियन भी है। ये सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को वास्तव में अदर इंस्टीट्यूशन से बिल्कुल अलग करता है, क्योंकि हमारा फोकस बच्चे की रिटन एग्ज़ाम साथ ही साथ उसके ओवरऑल सक्सेस पे रहता है, और ये हम डे 1 से शुरू करते हैं। जैसे अभी ब्रह्मोस बैच हमने इनिशिएट किया है, तो जहाँ बात आती है, जैसे अभी नवीन सर ने कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया कि रीडिंग करेंगे तो उस लेवल पर आप पहुँचें जो पैसेज कहना चाहता है। कॉम्प्रिहेंड शब्द से बना है तो उसका मतलब ही आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपने समझा क्या। बात करें ग्रामर की, ऑब्वियसली किसी भी पॉइंट से के पीछे कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया, और वोकैबुलरी में मैं कहूँगा कवरेज। ये जो CCC का फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट, कॉन्टेक्स्ट एंड कवरेज, अब इसे हमें क्या करना है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें उतारना है, और इसके लिए सबसे पहले अपने फियर को दूर करना है। जैसे पब्लिक स्पीकिंग इज़ नॉट अबाउट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, पब्लिक स्पीकिंग इज़ मोर अबाउट टेकिंग इनिशिएटिव्स एंड कमिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक. So what we do first, there is a simple activity. The activity is you give your introduction, you talk about your place. आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बताएं, आप आर्म्ड फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं. तो हम ओरिएंटेशन सेशंस में, जैसे अभी हमने ब्रह्मोस बैच में ओरिएंटेशन सेशंस दिए हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और इस बार तो हम देख पा रहे हैं कि हर बच्चा उसमें आगे बढ़ कर के आ रहा है, और उसे लग रहा है कि उसे अटेंशन मिल रहा है, और उसे इस अटेंशन को ग्रैब करके अपॉर्चुनिटी कैश करनी चाहिए. तो बच्चे आ रहे हैं और फियर फैक्टर उनका दूर हो रहा है. जब उन्हें ये लगने लगता है कि अब मैं परफॉर्मेंस और प्रिपरेशन साथ साथ, जैसे अभी आपने फॉर्मूला दिया रिटन प्लस SSB, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ प्रिपेयर एंड परफॉर्म, इट शुड गो हैंड इन हैंड. ऐसा नहीं कि आप पहले प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर एक दिन आएगा जब आप स्टेज पे परफॉर्म करेंगे. तो हमारा ये फॉर्मूला डे 1 से रहता है. हम बच्चे का फियर पहले दूर करते हैं. जब उसे पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट आने लगता है, तो ऑब्वियसली एक ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें आपने जो टॉपिक पढ़ा है, जैसे स्पोकन इंग्लिश का थीम ये रहता है कि एक ही रूल पर हम इतने सेंटेंसेस करा देते हैं कि वो रूल वास्तव में रूल नहीं रह जाता, वो उसकी लैंग्वेज में, वो उसके प्रैक्टिकल लाइफ में शामिल हो जाता है. फिर हम उसी टॉपिक पर एक थीम दे देते हैं कि जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे हमने प्रैक्टिस कराई, तो हमने बच्चे को थीम दे दिया कि आप अपना डेली रूटीन शेयर करिए, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है. आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताइए. अब ऑब्वियसली वो बेस्ट फ्रेंड की हैबिट्स बताएगा, तो हैबिट्स बताएगा तो ऑब्वियसली उसकी प्रैक्टिस पहले से हो चुकी है, वो आसानी से सेंटेंसेस फ्रेम कर लेगा. बहुत इंटरेस्टिंग यूसेज है, जैसे जितना उतना, एक कॉम्बिनेशन द मोर, उसमें हमने 10 सेंटेंसेस करा दिए. फिर एक थीम दे दिया कि आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो आप दीजिए. लिस्ट का यूज़ हमने बता दिया, लिस्ट प्लस शुड. अगर हमें वार्निंग देना है और सजेशन देना है तो हम लिस्ट यूज़ करेंगे. तो जब बच्चे ग्रामर के इन टॉपिक्स, सबसे पहले फियर दूर किया, ग्रामर के टॉपिक्स को पढ़ा, फिर उन्हीं ग्रामर के टॉपिक्स के थीम पर बोलना स्टार्ट किया, फीडबैक मिलने लगा, लोग क्लैपिंग करने लगे. अब जो नॉलेज आपने गेन की थी रीडिंग से, ग्रामर से, वोकैबुलरी से, वो अब आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आना शुरू हो गई है. और इसी तरह से यही एडवांटेज आपको SSB में मिलने वाला है, क्योंकि आपके मन में कोई फियर नहीं है, आप लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी धीरे धीरे ला रहे हैं. और ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस, इट टेक्स टाइम. सो टाइम आप दे रहे हैं और हैप्पीली दे रहे हैं, एंड यू आर मूविंग ऑन, और आपकी SSB की प्रिपरेशन भी होती जा रही है. हमारे एक्सपीरियंसेस में ऐसे कई बच्चे रहे हैं जो कि बिहार से रहे हैं, अपने UP से रहे हैं, जिनका हिंदी माध्यम रहा है, लेकिन उन्होंने SSB क्लियर किया. लैंग्वेज उनके लिए बिल्कुल भी ऑब्स्टिकल नहीं रहा. क्यों नहीं रहा? क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें SSB में ओरिएंटेशन, वो लेवल चाहिए जिसमें उनका गोल ओरिएंटेशन दिखे, जिनमें लगे कि हाँ वो जो कहना चाहते हैं वो खुल करके कहना चाहते हैं, कोई ऑब्स्टिकल नहीं आ रहा है.
कहीं पर अगर उन्हें प्रॉब्लम आ रही है तो वो हिंदी में बोल लेते हैं, बट मैं साइमल्टेनियसली इस पे फोकस करता हूँ कि जो भी आपने हिंदी में बोला है इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो फिर वो क्वेश्चंस के फॉर्म में सीखते हैं। और हम रैपिड ट्रांसलेशन की एक्टिविटी भी कराते हैं। कभी कभी बच्चों से इंस्टेंटली सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने के लिए बोलते हैं, रैपिड वोकैबलरी की एक्टिविटी कराते हैं, वर्ड्स पूछते आते हैं, उनकी मीनिंग बताते आते हैं, जीडी कराते हैं, लेक्चरेट कराते हैं। तो इस तरह से जो लैंग्वेज का एसेंस है वो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में आने लग जाता है। थैंक यू। एंड अब आपसे सर पूछना चाहूँगी, क्योंकि रीडिंग पे आप एम्फेसाइज कर रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, तो एसएसबी इंटरव्यू से ही रिलेटेड है ये, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे को जब लेक्चरेट टॉपिक्स डिलीवर करने होते हैं, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, रीड तो कर लिया, उसका क्रक्स कैसे निकालना है और उसके पॉइंटर्स कैसे बनाए जा सकते हैं। प्लस एक और सवाल कि इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए नोट्स बनाना ज़रूरी है कि नहीं, और अगर हाँ तो कैसे बनाए जा सकते हैं। एक तो मैं ये बोलूँगा कि देखो, क्वेश्चंस प्यारे बच्चे सारे वो हैं जो आपको पूछना चाहिए था। हम अक्सर ये बात कहते रहते हैं कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वो प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए है, और आप इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। आपके लिए हम क्लासेस प्रोवाइड करते रहते हैं, लाइव क्लासेस अभी भी हमारी चल रही हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस मैम, मतलब ये क्लासेस में क्वेश्चन मिलते हैं जो आप अभी बच्चों के लिए पूछ रही हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर दीज क्वेश्चंस, कि काफ़ी मतलब एकदम सटीक मुझे लगता है क्वेश्चन यही है कि ऐसे शुरुआत कहाँ से करें, क्या चीज़ें हैं। तो सर ने जैसा कहा कि शुरुआत हमें न्यूज़पेपर से करनी है, हम लोगों ने रीडिंग के लिए एम्फेसिस किया है, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई एसएसबी के हिसाब से सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गेट इन्फो देन डिलीवर इट। यानी अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है सो यू कैन डिलीवर इट। हम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं तो किसी भी भाषा में आप बातचीत तभी जारी रख सकते हैं जब आपके पास इन्फॉर्मेशन है। हम एक उदाहरण के तौर पर अगर बात करते हैं एग्जाम्प्लिफिकेशन के लिए, कि अगर मेरे को कहा जाए कि ठीक है भाई गाय पर निबंध सुनाइए, तो डेफिनेटली मैं बता दूंगा। मेरे को कहा जाता है कि एआई के बारे में बताइए, तो मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, बिकॉज आई एम करंटली अब्रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन अराउंड मी, मैं बता दूंगा। लेकिन अचानक से कोई व्यक्ति अगर मेरे से कहता है कि बलूचिस्तान के बारे में बताइए, चेकोस्लाविया के बारे में बताइए, सो डेफिनेटली आई विल स्टार्ट स्ट्रगलिंग टू राइट द स्पेलिंग ऑफ दोज वर्ड्स। तो अल्टीमेटली जब हम लेक्चरेट की बात करते हैं, एसएसबी के हिसाब से इंग्लिश प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो पहली चीज़ वही है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, रीडिंग। आपके पास रीडिंग आपने नहीं कर रखी है, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप लेक्चरेट में कोई भी कंटेंट डिलीवर नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी अच्छी अंग्रेज़ी क्यों नहीं बोल लेते हैं, कितनी अच्छी भाषा क्यों नहीं बोल लेते हैं, लेकिन भाषा में आप बोलेंगे वो जो वहाँ के लिए रेलेवेंट होगा। वी कैन डेफिनेटली नॉट टॉक अबाउट आवर पर्सनल थिंग्स इन लेक्चरेट, हमें तो वहाँ पर किसी टॉपिक पर बात करनी है, और वो टॉपिक आपको कहाँ मिलेंगे। जब मैंने आपको ये सजेस्ट किया कि आप न्यूज़पेपर के थ्रू टॉपिक्स को गेन कीजिए, तो वहाँ से आप टॉपिक का पहली बात तो लेक्चरेट वाला सेशन कवर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, समराइज़ वाली बड़ी सिचुएशन आती है। हम मूवी देखने जाते हैं, हम 3 to 4 आवर्स की मूवी देख लेते हैं। बड़ी बड़ी मूवीज़ आज हमारे बॉलीवुड में बनाई जाती हैं, और हॉलीवुड में, टॉलीवुड में तमाम बड़ी बड़ी मूवीज़ बनती हैं। और पहले ज़माना ऐसा होता था कि आज तो मोबाइल हो गया, लोगों के पास समय नहीं है बातचीत करने का, लेकिन देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू टॉक अबाउट द मूवीज़ दे लाइक वॉच्ड ऑलरेडी। तो जो लोग मूवी देखकर आते थे, उनसे उनके मिलने जुलने वाले यार, दोस्त, पड़ोसी कहते थे कि भाई मूवी कैसी है। तो सर देख कर आए हैं, उन्होंने कहा कि भाई मूवी तो बड़ी अच्छी थी। मैंने कहा सर स्टोरी बताइए। सो डेफिनेटली सर ने मूवी जो देखी है वो 3 to 4 आवर्स की है, लेकिन मुझे सुनाने में 3 to 4 आवर्स वो नहीं लगाएंगे। लेक्चरेट भी कुछ ऐसा ही है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है तो बहुत वास्ट, लेकिन हम उसको सुनाने में, उसको करने में, उसको समराइज़ क्या करते हैं, मूवी को मेन पॉइंट्स की बात करते हैं कि क्या मेन हुआ था, कि भाई हीरो था, हीरोइन थी, विलन था, ये स्टोरी थी, कि प्लॉट ये था कि किसी की ज़मीन पर कब्जा हुआ और इस तरह से चीज़ें वहाँ पर हीरो बदला ले लेता है। वो 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाती है, और बहुत अच्छा बातूनी कोई व्यक्ति हुआ, गैरुलस से कोई व्यक्ति, तो डेफिनेटली ही कैन गो अप टू लाइक 10 minutes 15 minutes। लेकिन वो जब स्टोरी सुनाता है तो बड़ा इंटरेस्ट होता है कि यार सुने क्या हुआ था मूवी में। तो मुझे लगता है कि जब आप रीडिंग करेंगे तो कोशिश करिएगा कि जो आपने रीड कर रखा है, सेम चीज़ को आप एक बार एनालाइज करके अपने शब्दों में उसको लिखने की भी कोशिश ज़रूर करें, और देखें कि आप अपनी भाषा में उसको किस तरह से समझ पा रहे हैं। और हमेशा समराइज़ करें, उसको बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना होता है। और शुरुआती तौर पर आप, फिर से मैं बोलता हूँ, आप मदद लीजिए एआई की, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि रीडिंग के लिए जो
प्रिपरेशन मान लीजिए घर से करनी है तो क्या उसकी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कहीं से कुछ भी कर सकते हैं। बस वो कहते हैं ना कि मोराल की आपको ज़रूरत है, और वो मोराल हमारी तरफ से आपको मिल ही रहा है। और आज ही की बात है कि आज ही मैंने कुछ कॉम्प्रिहेंशंस कराए क्लासेस में। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे, इवन दे स्टार्टेड स्ट्रगलिंग कि ये कॉम्प्रिहेंशन का आंसर क्या होगा। कारण क्या है? लैंग्वेज बार। उन्होंने इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रखा है, उन्होंने बातचीत करना आता है कि आई गो टू स्कूल, आई स्लीप एट दिस एंड फला फला ऐसे करके वो बोल लेते हैं, दैट्स ओके। बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है कि हमने उस लेवल की लैंग्वेज को ना तो पढ़ा अपने स्कूलिंग टाइम में, और ना ही हम आज पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटा सजेशन ये भी है कि हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं आप, मेरा सजेशन ये है कि घर पर एक न्यूज़पेपर भी होना चाहिए। मैं मोबाइल के लिए जैसे मैं बार बार AI के लिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, तो बच्चे कहते हैं सर मोबाइल बहुत यूज़ करेंगे। मत करिए, आप न्यूज़पेपर है ना, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 3 रुपीज़ टू 10 रुपीज़ न्यूज़पेपर हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। और आज भी बेस्ट चीज़, मतलब मैं अगर लिटरली मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब आप एक बार कनेक्ट होंगे ना, देयर वॉज अ टाइम इन 2014 व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग दीज थिंग्स, बट उससे पहले मुझे भी सिर्फ इमेज ही समझ में आती थी उसमें, कि इमेज में क्या, कौन सा चित्र बना है, कौन सी गाड़ी आई हुई है, कौन सा सिनेरियो है, क्या है, बस, और कुछ नहीं। बट द डे आई स्टार्टेड रीडिंग दीज थिंग्स, कहीं ना कहीं मेरा एक अटैचमेंट हुआ, फैसिनेशन हुआ रीडिंग के प्रति, और आज बड़ा मज़ा आता है सब करने में और कराने में भी क्लास में। तो मैं बोलता हूँ कि रीडिंग ज़रूर करिए आप, और इसके शुरुआत में स्टोरी आपको करनी है, जो मैंने 5 आपको न्यूज़ बताई हैं वो पढ़िए। कोशिश करेंगे कि आप ऑफलाइन पढ़िएगा। न्यूज़पेपर के अलावा जो दूसरा विकल्प है कि आपको अगर न्यूज़पेपर डेली लेना नहीं पसंद है तो आप मंथली या फिर बाई मंथली मैगजीन भी मार्केट से जाकर खरीद सकते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली सिर्फ वही न्यूज़ होंगी जो आप SSB में डिलीवर भी कर सकते हैं, और अपने आप को वहाँ पर बेहतर कॉन्फिडेंट स्पीकर के तौर पर पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को ज़रूर करनी चाहिए मैम, एंड बस यही मेरा सजेशन। थैंक यू। वेरी वेल सेड। और नेगेटिव मार्किंग कैसे अवॉइड कर सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि सही उत्तर देना सही होता है, मुझे लगता है बेहतर है, और जो क्वेश्चन ना आए उसे छोड़ देना बेहतर है ना? तो इसके ऊपर आप क्या सजेस्ट करोगे बच्चों को? मैम, निगेटिव मार्किंग में वही बच्चे ज़्यादा निगेटिव मार्किंग करते हैं जिनको कुछ ज़्यादा मतलब पता नहीं होता है। मैं जब बच्चा यहाँ पे क्लास करने आता है तो आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स वो यूज्ड हो जाता है। जब हमारे मॉक टेस्ट होते हैं, जब हम लोग बार बार कह रहे होते हैं कि बेटा 50 में से आपको 35 क्वेश्चन ही करने हैं, 30 ही करने हैं, 25 ही करने हैं, लेकिन एक्यूरेसी पे ध्यान देने हैं। अभी ब्रह्मोस बैच चल रहा है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ बच्चों से, तो स्टार्ट में तो 2, 3, 4, 5 मॉक टेस्ट में ऐसा होगा जो आप कह रही हैं कि निगेटिव मार्किंग रहेगी, लेकिन एक टाइम के बाद आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स हमारे यहाँ जब मॉक टेस्ट दे रहा होता है, कंटिन्यू दे रहा होता है, तो उसको ये यूज्ड हो जाता है कि यार हमें ये वर्ड, इस वर्ड का मतलब नहीं पता, उसको छोड़ना ही छोड़ना है ना? तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि बेटा आपको 50 में 49 नहीं करना है, आपको 50 में 25 करिए, 2 गलत हों, 50 में 35 करिए, 1 गलत हो, है ना? आप ऐसा नहीं है कि 50 में आप 45 करिए जिसमें से 20 गलत हों। तो ये बच्चा मैं बार बार कह रहा होता हूँ, और आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स हमारी जो क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसको करने के बाद इतना तो बच्चा सीख ही जाता है। मेरा मानना ये है कि इतना बच्चा सीख जाता है। अच्छा, हमारा बच्चा ग्रामर में अब गलतियाँ नहीं करता है। जो क्लास कर मतलब हमारे यहाँ जो बच्चे क्लास करते हैं, खासतौर से मैं बात करूँगा हिंदी मीडियम की, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, एक टाइम के बाद वो ग्रामर में गलतियाँ बहुत कम करते हैं। तुक्का कहाँ मारते हैं? वोकैब सेक्शन में तुक्का मारते हैं, क्योंकि 5 वर्ड्स होते हैं, 5 में 5 नहीं आ रहा होता उनको। अच्छा, 2 में लग रहा होता है कि यार 2 का तो ये मीनिंग होना चाहिए, तो गेस कर जाते हैं। तो ये बात, ये चूँकि बच्चा स्टार्ट में थोड़ा अवॉइड नहीं कर पाता है, लेकिन एक टाइम के बाद, मॉक टेस्ट देने के बाद बच्चा ये अवॉइड करता है और बेहतर मार्क लेके आता है। ठीक है, ऑलराइट। एंड आदित्य सर, एक लास्ट सवाल आपसे लेना चाहूँगी, और मतलब लास्ट ही रहेगा ये वाला सीरीज़ है, कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो आप जान रहे हो या एग्जाम्पल देना चाहें जिसने बहुत इम्प्रूव किया है, अभी करेंटली वो अंडरगोइंग है ट्रेनिंग, ऐसा आपके एक्सपीरियंस में? बिल्कुल मैम, अभी हमारे रिसेंट जो बैच हमारा शुरू हुआ है, ब्रह्मोस बैच, उसमें स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड मुझे रिकॉल हो रहा है जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी रिकमेंडेड हो चुके हैं, जैसे राजवीर कसूदन का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, संतोष का एग्ज़ाम्पल लें, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इम्प्रूवमेंट वास्तव में दिखाया है। मतलब, और बड़ा हम टीचर्स को बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे प्लान्स जो हमने एक आइडिया लेकर के, क्योंकि ट्रेनिंग इज़ एन आर्ट, आप जिस तरह से बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं, अपने नॉलेज को उसको डिलीवर कर रहे हैं, उसमें बहुत ही आर्टिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। साइंटिफिक अप्रोचेस काम नहीं करती। तो जब बच्चों में वो इम्प्रूवमेंट दिखता है और वो उनका डेडिकेशन दिखता है कि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं और मुझे भी सर के सेशन में प्रेजेंट रहना है, कोई भी सेशन मिस नहीं करना है, अटेंटिव बैठना है, क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो येस मैम, इम्प्रूवमेंट इज़ देयर। अभी
हमारे करंट बैच में कुछ बच्चे मुझे 4-5 बच्चे ऐसे मिले हैं जिनको डे 1 से एक ये क्लैरिटी आ गई है कि मुझे एसएसबी के लिए पर्सनालिटी अभी से डेवलप करनी है। ये सेकेंडरी नहीं है, ये प्राइमरी है। और इन बच्चों को ये भी एहसास हो रहा है कि मैं बिल्कुल सही जगह आकर के बैठा हूँ। यहाँ पर जो अटेंशन हमें दिया जा रहा है रिटन एक फेज़ के तरीके ले रहे हैं। ऐसा नहीं, कई इंस्टीट्यूशंस में कुछ बच्चों ने शेयर किया कि सर वहाँ तो बस रिटन के बाद बात ही नहीं होती है, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। यहाँ तो रिटन एक फ़ेज़ के रूप में लिया जा रहा है एंड देन एसएसबी एंड देन आपको आपकी फिटनेस के लिए भी आपको बताया जा रहा है। फिटनेस के साथ साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि मेरिट में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। तो रिकमेंडेड कैंडिडेट से इंटरेक्शन हो रहा है। तो येस, आई कैन प्राउडली शेयर मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स इन प्रेजेंट बैच दे आर इम्प्रूविंग एंड सारे नहीं, उनमें से कई बच्चे अभी भी शाई हैं जो अपनी शाइनेस की वजह से अपनी बात नहीं कह पाते। बच्चों में एक कॉमन टेंडेंसी होती है, जैसे अगर आप पढ़ाने के बाद उनसे हल्का सा पूछें, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो मुस्कुरा के बोलते हैं हाँ सर, एक बार अगर बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ अच्छा ठीक है, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, क्या बता दूँ ये बताओ। अब क्या बता दें ये नहीं बता पा रहे, तो मतलब उनका जनरल एक रहता है हाँ अगर ऐसा है तो करा दीजिए। तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि आप स्पेसिफाई करिए, स्पेसिफाइड क्वेश्चंस अगर आप पूछेंगे, स्पेसिफिक तरीके से आप पूछेंगे तो आपको रेलेवेंट आंसर मिलेगा। और अगर आप जनरल बातें पूछेंगे कि सर ग्रामर कैसे अच्छी करें, वोकैब कैसे अच्छी करें, तो भाई उनमें आपको इलॉन्गेटेड आंसर मिलेगा। तो इलॉन्गेटेड आंसर अच्छा है, डे 1 पे अच्छा है जब आप ओरिएंटेशन कर रहे हैं, लेकिन जब आप हमारे स्टूडेंट प्रॉपर बन चुके हैं, जब सेशंस अच्छे चल रहे हैं, तो डेली अगर आप वोकैब के बारे में पूछेंगे वोकैब कैसे अच्छी करें रैदर देन आस्किंग दोज पर्टिकुलर 4-5 वर्ड्स, तो इसका मतलब आपने अभी अप्रोच समझी नहीं। सो आई जनरली काउंसिल स्टूडेंट्स कि आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस लाइए, स्पेसिफिक डिस्कशन करिए और अपने आप को एक स्टेप, हमेशा हर दिन आप एक स्टेप आगे करेंगे। बच्चे समझ रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स में शाइनेस है उनको हम पर्सनल काउंसलिंग से भी इम्प्रूव करते हैं। जब भी हमें ऐसा दिखता है कि कोई स्टूडेंट वास्तव में नहीं समझ पा रहा है तो हम उसकी इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं। जब इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं तो वो एक्चुअली अपनी बात बताता है। कई बार हमें बच्चों से ये भी पता चलता है कि वो लर्निंग तो करना चाहता है बट वो स्ट्रेस में है, उसका रीज़न कुछ और निकला। तो उस स्तर पे जब काउंसलिंग होती है तो फिर मैं तो कहता हूँ हर बच्चा इम्प्रूव कर सकता है, हर बच्चा सीख सकता है, और इम्प्रूवमेंट बच्चे में ज़रूर दिखेगा क्योंकि उसका इंटेंशन सेट है। जब गोल क्लियर है, मिशन क्लियर है, तो विजन स्ट्रॉन्ग होगा ही। जी, थैंक यू सर। एंड एक सवाल आपसे भी कि प्रेपरेशन के दौरान बच्चा मोटिवेटेड कैसे रहे, सेल्फ मोटिवेशन कैसे डेवलप करे, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए वो दिन रात यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करेगा, रील्स, इंस्टाग्राम देखेगा। एडमिशन के दौरान जब पापा पैसे गिन के दे रहे होते हैं काउंसलर को, तो बड़ा उस समय जोश जुनून रहता है कि ये जो मनी है इसको वेस्ट नहीं जाने दूंगा। ग्रेजुअली 1.5 महीने 2 महीने बाद कहीं ना कहीं बच्चा थोड़ा डाउन होने लगता है। अच्छा, एक तो पेरेंट्स से भी दूर हो जाता है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसको अलग तरीके का मिलता है। बड़े शहर में आ जाएगा तो चकाचौंध अलग रहती है, मॉल है, यहाँ जाना है वहाँ। सो ये कितना इम्पॉर्टेंट है और ये कितना इम्पॉर्टेंट सिनेरियो है, क्योंकि एनडीए एक ऐसे एग्जाम है लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं। सो हाउ शुड द स्टूडेंट्स बिहेव, एक्ट एंड सही डिसीजन अपने लिए कैसे लें? देखिए, पहली बात तो ये है कि बच्चों का जो मोटिवेशन है, मुझे लगता है कि सेल्फ मोटिवेटेड जितना रहेंगे उतना बेहतर है। आप इंस्टाग्राम पे 4 लोगों की रील देखकर अगर यहाँ तक चले आए हैं तो मुझे अफसोस है कि आप यहाँ तक आए हैं, क्योंकि रील देखकर मत आइए मेरे दोस्त। आप अपनी माँ बाप के जो आँखों में सपने हैं ना, उनको देखकर अगर आप आए हैं तो मैं दावा करता हूँ कि आप सिलेक्टेड हैं। और इस तरह के दावे हमने कभी भी फेक नहीं किए हैं। अभी सर ने कुछ बच्चों के नाम लिए, उसमें संतोष कुमार का सर मुझे चेहरा याद है। ही हैड अ वेरी स्माइलिंग फेस, और सर वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मैं कभी अपने जहन से मिटा नहीं सकता हूँ। उसका कारण ये था कि स्पोकन इंग्लिश की क्लास मेरी उस समय 7 to 8 चला करती थी इवनिंग में, रेजिडेंशियल में। 7 to 8 की उस क्लास में यहाँ से एसएसबी की क्लास करने के बाद संतोष, मेरे को देहरादून में भी लड़का मिला था, फिर यहाँ लखनऊ में आया। तो 7 to 8 की उस क्लास में टाइमिंग 7 to 8 होती है। जनरली वी डू नॉट अलाउ कि आफ्टर 7 यू कैन ज्वाइन इट, बट
वो यहाँ से जाते जाते 15 मिनट्स का टाइम लगता है। 7:15 या 7:20 के आसपास संतोष क्लास में एंटर कर जाते थे। संतोष की एंट्री के बाद संतोष का स्माइलिंग फेस सामने मेरे रहता था एंड आई वॉज वेरी क्यूरियस कि मैं उसको बुलाऊँ कि अभी कुछ ना कुछ बोलेगा वो। और लैंग्वेज के जब बार की बात आती है तो लिटरली मैम, जहाँ तक मैं प्रोनाउंसिएशन की बात करूँगा तो एवरेज प्रोनाउंसिएशन ही हैड, लाइक ही वाज नॉट मास्टर ऑफ प्रोनाउंसिएशन। मेरा भी एवरेज ही है, मैं भी बहुत एवरेज ही प्रोनाउंसिएशन है, बिकॉज वी आर नॉट नेटिव स्पीकर। तो हमने जो सीखा है हम उसको बोलने की कोशिश करते हैं, दैट्स ओके। वी आर नॉट अमेरिकन्स और लाइक ब्रिटिशर्स कि हम उसको एक्सेंट ज़बरदस्ती फेक बनाकर बोलें। सो संतोष कुमार बहुत ही क्यूरोसिटी के साथ वहाँ पर बैठे बैठे बोलता था, सर मैं बोलूँ, although he had not prepared the topics which I gave day before yesterday, yet he raised his hand to come forward and speak on the same topic. और while listening, मतलब जो बच्चे बोल रहे होते थे उससे पहले वो 2-3 को सुनता था and instantly भी कई बार ऐसा हुआ कि he just entered the class and I called him कि संतोष, you are if you are ready just come on the stage and speak on the topic. मैम, he was very fervent, बहुत अच्छे से वो डिलीवर कर लेता था स्पीच को। और मैं बच्चों को आज भी उस बच्चे का एग्जांपल देता हूँ क्योंकि लर्निंग उसकी बहुत अच्छी थी, ऑब्जर्विंग स्किल बहुत अच्छी थी। तो एक तो ये कि सीखते समय आपको ऑब्जर्वेशन हमेशा हाई रखना है। दूसरी चीज़ है कि बच्चे मोरल डाउन क्यों होता है। आपने कहा पेरेंट्स से दूर रहते हैं, ऑब्वियसली पेरेंट्स से दूर रहते हैं और कहीं ना कहीं माँ की याद आना, पिताजी की याद आना, ये बहुत स्वाभाविक है, नेचुरल है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं एक चीज़ें बोलता हूँ कि अगर आप जीवन के 5 to 6 मंथ्स अपने थोड़ा सा स्ट्रगलिंग स्टेज में बिता लेते हैं, 5 to 6 मंथ्स ओनली, तो मुझे लगता है आपके 50 to 60 ईयर्स, इवन 5 to 6 जनरेशन्स तक आपकी बेहतर हो सकती हैं इफ़ यू आर सेलेक्टेड। तो आप ये सोचिए कि आपको 5 से 6 महीने अपने पढ़ाई में इन्वॉल्व करके ख़राब जैसा महसूस करके बिताने हैं या फिर वाकई ख़राब कर देने हैं, ताकि आपके आने वाली 5 से 6 जनरेशन यही सोचती रहें कि आपने क्या किया हमारे लिए। तो पहला मोटिवेशन तो ये है कि अपनी जनरेशन को कुछ देकर जाना, अपने देश को कुछ देकर जाना। और दूसरी चीज़ है, मैं आज भी टीचर बन गया हूँ, आज अपने सपने बच्चों के माध्यम से पूरा हुआ देखता हूँ, पूरा होते हुए तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। बट लिटरली आज भी मुझे वो खलता है कि काश मेरा भी सिलेक्शन हुआ होता, काश मैं वो वक्त अपने माँ के साथ बिता पाता, काश मैं अपनी माँ को इनवाइट कर पाता सेरेमनी में, पीओपी में, जहाँ पर मेरी माँ जो है मेरे को ब्लैक यूनिफॉर्म में देखती और कंधे पर मेरे सितारे देखती। तो मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि अगर वो कंधे पर सितारे तुम देखना चाहते हो, ब्लैक यूनिफॉर्म में देखना चाहते हो, अपने माँ बाप के सामने अपने आप को उस कैप के साथ देखना चाहते हो, तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपके साथ है मेरे दोस्त, और पूरा भारत देश आपके साथ रहेगा। मोटिवेशन हमारा आपके साथ हमेशा साथ रहेगा और यही मोटिवेशन है। बस उस दौर को एक बार आंख बंद करके बच्चे इमेजिन करिएगा। मेरे आज भी, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, मेरा गूज़बम्प होता है, सोचता हूँ कि यार क्या महसूस कर रहा हूँ मैं इस समय। तो वो महसूस करिए कितना आप बेहतर चीज़ों को कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें हम करा देंगे, आपका मोरल डाउन नहीं होने देंगे, दैट्स आवर प्रॉमिस। थैंक यू। सुनने में आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन इसके लिए कर्म करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, राइट। और एक आखिरी सवाल सर आपसे, इंग्लिश एग्ज़ाम, इंग्लिश की जो प्रेपरेशन है, अप्रैल का महीना है ये, अब कितना समय है? 5 मंथ्स का समय है, तो रिवीजन में कितना टाइम देना है और कितने टाइम में हम एक बार कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इंग्लिश एग्जामिनेशन की? तो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, टाइम प्लानिंग, टाइम मैपिंग, एक बार आप बच्चों को जाते जाते बता दीजिए। तो बच्चों, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जितने बच्चे ऑफलाइन हमसे जुड़ रहे हैं या फिर ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं ये हैं कि जितने भी टॉपिक्स इंग्लिश में हैं, इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको 45 डेज पहले कंप्लीट करना है। 45 डेज पहले, एटलीस्ट 45 डेज पहले हम कंप्लीट करेंगे पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं। और एंड यू हैव टू टेक मॉक टेस्ट एवरी वीक। जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं उसको बिल्कुल उसको नहीं छोड़ना है। और हम सभी टीचर्स, नवीन सर हो, आदित्य सर हो, मैं हूँ, जब भी मॉक टेस्ट होते हैं तो उनको हम डिस्कस करते हैं क्लासेज में, और डिस्कशन से बहुत फ़ायदा मिलता है बच्चे को। तो सबसे पहले टॉपिक कवर करना है 45 डेज बिफोर द एग्ज़ाम, और उसके बाद 45 डेज़ में हम PYQs कराते हैं बच्चे को। 10 ईयर्स के PYQ, चाहे वो ग्रामर के क्वेश्चंस हों, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे कॉम्प्रीहेंशन हो, हम लोग बहुत अच्छे लेवल पर करते हैं प्रैक्टिस। तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक ऐसी कोचिंग के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि माउंटेन ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे इतने सिलेक्शंस हुए हैं कि आप उनको देखते ही हैं यूट्यूब हमारे चैनल पे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप एक अंदर से ये फील करिए कि आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ से बहुत से बच्चों ने अपने सपने पूरे किए हैं, और आपका भी सपना पूरा होने वाला है। सपना पूरा होगा और आप
ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम सब कर रहे होंगे। हम तो बस टीचर मतलब गाइड करने वाला, हम तो गाइड करने वाले हैं और एक सही पाथ में आपको ले जाएंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, जितने बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, मैं उन बच्चों पर ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ। तो हिंदी मीडियम के बच्चे जितने भी हैं, पूरे इंडिया में मात्र एक कोचिंग है, अपनी कोचिंग सेंचुरियन, जहाँ पे हिंदी मीडियम का एक बैच चलता है, ब्रह्मोस बैच। और सबसे बड़ी बात है कि मैं उस क्लास का मैं क्लास टीचर हूँ और मैं उन बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूँ, हमेशा जुड़ा रहता हूँ। इंडिविजुअली मैं बात करता हूँ, हर बच्चे से इंडिविजुअली मैं काउंसिल करता हूँ। जैसे आज की क्लास में मैं कई बच्चों से मिला, कहा बेटा तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, 5 डेज क्लासेज हो चुकी है इंग्लिश की, कोई भी डाउट है तो मुझसे बोलो तुम। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 4-5 क्लासेज के बाद बच्चा एक मतलब कॉन्फिडेंट में है कि यार इंग्लिश अब मुझे सीख जानी है, अब तो मैं सीख लूँगा, क्योंकि बेसिक बातें उसको पता चल गई हैं। इवन 5 क्लासेस के बाद इस सेंटेंसेस को ब्रेक करना सीख गया है कि सेंटेंसेस में ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये आर्टिकल है। तो ये जादू है, ये मैजिक है, क्योंकि मैं अभी कोई टॉपिक ही नहीं पढ़ाया बच्चे को और उसको ये पता हो गया कि सेंटेंस को ब्रेक कैसे करना है, ये पता हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आप आइए, जुड़िए और अपने सपने को साकार करिए। तो देखा डियर एस्पिरेंट्स, जब ये जोश, जज्बा और जुनून टीम सेंचुरियन के फैकल्टी मेंटर्स का रहता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई ना कर पाएँ। और जनरली जब मैं अपने सक्सेस बेट की शोज़ के ज़रिए रिकमेंडेड कैंडिडेट से बात करती हूँ और जब वो अपने रिटन की जर्नी मुझे बताते हैं ना, तो ये वही टीचर्स हैं, जेम्स ऑफ सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी है, जिनके बारे में वो चर्चा करते हैं और बताते हैं इनके टिप्स, इनके क्लासेस, इनके स्ट्रैटेजीज़ ने उन्हें कैसे हेल्प किया है। सो होप टीम सेंचुरियन का ये ब्यूटीफुल इनिशिएटिव आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स के जरिए इस टॉक शो के टेक अवेज हमें ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर से धन्यवाद आप सभी फैकल्टी मेंबर्स का, जिन्होंने इतना समय निकाला और हम आज ये एक सक्सेसफुल टॉक शो कर पाए हैं। विद दिस, सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर शो। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी NDA 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस SSB कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द SSB पैनल, फ्री SSB कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगोरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर NDA एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.